कौन बताएगा? अंशुल, एडवांटेजेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट बताइए। पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज, हाँ, और एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन। फिर 3 चीजें कम हो रही थी, लोअर वर्कलोड, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट दी वर्क। फिर 3 पॉइंट फिर से कनेक्टेड थे, अ सेंस ऑफ हेल्दी कंपटीशन, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्मेंस और अ इम्प्रूव्ड सर्विस टू क्लाइंट। अगर हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो क्या होगा? वर्क परफॉर्म जो भी होगा वो बेटर क्वालिटी का होगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्लाइंट के लिए अच्छी सर्विस मिल जाएगी। फिर डिसएडवांटेजेस पड़ी थी, डिसएडवांटेजेस मैडम बताएंगी। नहीं आए थे? आप बताएंगे। लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को बांटने में प्रॉब्लम होती है, बोला था ये स्टार्टिंग में होता है, फिर एंड में भी कुछ प्रॉब्लम होता है। अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी ऑफ वर्क डन, काम हो गया किसको लायबल ठहरा है समझ में नहीं आता। फिर द फीस बीइंग शेयर्ड, फीस बढ़ जाती है, इंसान क्या हो जाता है? साइको, तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और साइको होगा तो कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा प्रॉपर, सो लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे 2 लोग आपस में तो एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड। एंड फाइनली कुछ लोगों को लगता है कि वही सुपीरियर है, बाकी सब तो बेवकूफ है। ठीक है, ओके, इतना ही पढ़ा था शायद, है ना? यहां से स्टार्ट करना है। 3 हेडिंग हो चुकी थी, देखिए आप ये ठीक है, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। पहले मैं बोल देता हूं एक बार, ज्वाइंट ऑडिटर शेल डिवाइड द ऑडिट वर्क अमंग देमसेल्फ बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन इन अ मीटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि काम को बांटा कैसे जाएगा, ये तो म्यूचुअल कंसल्टेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि टोटल काम में से कितना काम सामने वाले को मिल रहा है, कितना हमें मिल रहा है। ठीक बात है। तो इसमें काम की बात केवल यही है बेटा कि जैसे ही ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं वो एक मीटिंग बुलाते हैं, उस मीटिंग में म्यूचुअल कंसल्टेशन के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि काम को कैसे बांटा जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या लिखा है?
ज्वाइंट ऑडिटर shall document the work divided among themselves, मतलब जिसको जो भी काम दिया जाएगा उसको एक कागज पर लिखा जाएगा। ठीक बात है, लिखने का कारण साफ है। कल के दिन जिसके काम में गलती मिलेगी वही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा यार, है ना। तो आगे ये भी लिखा है बेटा कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का पेपर होगा ये किसको दे देना, एंटिटी के जो सबसे बड़े लोग हैं उनको वो पेपर दे देना, ताकि बाद में डिस्प्यूट ना हो। परचेज मैंने चेक करा था, सेल आपने चेक करा था, सेल में गलती निकली तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप कहोगे हम नहीं, हम कहेंगे देख लो वो पेपर दिया था ना, उसमें लिखा है कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। फिर क्या लिखा है, वर्क सेल बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबल यूनिट्स, मतलब अगर मान लो एक एंटिटी की 100 ब्रांच है तो एकदम क्लियर है, 50 तुम ले लो 50 हम ले लो, समझ में आता है। आइडेंटिफिएबल यूनिट्स पॉसिबल है कि आइडेंटिफाई कर सकते कि किस आधार पे बांटा जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि समझ में नहीं आ रहा कि यार कैसे बांटे, जैसे कि ब्रांच है ही नहीं, एक ही एंटिटी, आप क्या करोगे, कैसे बांटोगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि अगर कोई आइडेंटिफिएबल यूनिट्स नहीं है तो आप बांट नहीं सकते हो, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बांट लेना। जैसे कि असेट तुम लाइबिलिटी हम, एक्सपेंस तुम इनकम हम, ऐसा भी कर सकते हो। आधा साल तुम आधा साल हम, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो नॉर्मली वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिएबल यूनिट्स। If this is not possible, then divide the work using the other basis like asset, liability, income, expense and period etc. समझ में आया क्या बोल रहा हूं। सो ये है डिवीजन ऑफ वर्क। कल भी मैंने बताया था बेटा, इसकी क्वेश्चन आंसर अगर आपको लगाकर देखने हो तो कंपनी ऑडिट के अंदर इसके आज तक जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। हो गया ये। हो गया, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर।
जहां पर लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर, उसके आगे आप ऐसा भी लिख सकते फॉर विच दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, फॉर विच दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर्स फॉर विच दे ऑल विल बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मतलब हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके लिए वो सभी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली जिसको जो काम डिवाइड किया है, जिसको जो काम अलोकेट किया है, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। पर कुछ ऐसे भी वर्क होते हैं जिसके लिए वो सेवरली और ज्वाइंटली दोनों ही लायबल होंगे। ठीक है, तो आप लिखना बंद करिए, पहले मुझे बता देने दो। फर्स्ट पॉइंट लिखा है वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड, वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड एंड इज कैरीड आउट बाय ऑल ऑफ देम। मतलब कोई ऐसा काम है जो हमने बांटा नहीं, हमने बोला हम ये साथ में करेंगे, तो फिर जब साथ में काम करोगे और काम को बांटा भी नहीं है तो रिस्पॉन्सिबल तो सारे ही लोग रहेंगे ना। तो दोनों बातें हैं, जो डिवाइड नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली, अब ऐसा थोड़ी कि यार मान लो मैंने और कृष्णा ने और आनंद सर ने अपना अपना काम बांट लिया, उसके अलावा जो काम बचा वो कौन करेगा, है तो तीनों ही रिस्पॉन्सिबल ना। ऐसे तो जो बांटा नहीं है उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दूसरा लिखा है डिसीजन टेकन बाय ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर। मतलब हम जो पार्टनर लोग हैं हमने मिलकर ये डिसाइड करा कि हम में से कोई भी जब कोई काम करेगा तो उसका नेचर टाइम एक्सटेंट ऐसा कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों पार्टनर्स ने ये डिसाइड करा कि यार जब हम परचेज चेक करेंगे या सेल चेक करेंगे या जो भी चेक करेंगे तो हमारा जो चेकिंग का एक्सटेंट होगा वो मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब बहुत इन डेप्थ चेकिंग नहीं करेंगे, मॉडरेट चेकिंग करेंगे। डन। बताओ ये डिसीजन हम दोनों ने मिलकर लिया है, हम दोनों ने मिलकर निर्णय लिया है कि जो हम काम करेंगे उसका नेचर टाइम एक्सटेंट कम होगा, मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। बाद में जब ऑडिट खत्म हुआ तो रियलाइज हुआ कि यार ये तो अपन ने गलत सोचा था, यार अपन को इन डेप्थ चेकिंग करनी चाहिए थी। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? दोनों। बताओ क्यों? क्योंकि आपने कोई निर्णय अगर मिलकर लिया था तो उसके लिए आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। समझ रहे हो? अपन सब पार्टनर थे, अपन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि हम में से जो भी काम चेक करेगा वो जो एविडेंस कलेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक ही होंगे, हम मैनुअल नहीं करेंगे। बाद में हम गलत प्रूफ हुए, ऐसा बोला गया कि मैनुअल की जगह इलेक्ट्रॉनिक की जगह मैनुअल एविडेंस कलेक्ट करते तो ज्यादा अच्छा होता। कौन रिस्पॉन्सिबल? सब नहीं तो बोला था। अपन नहीं कभी कभी आपस में अपना थोड़ा बहुत बहस हो रही होती है, अपन बोलते थे भाई साहब कौन सा हमने अकेले ने बोला था, तुम भी तो साथ में थे ना, तब तो सब अग्री थे ना। समझ रहे हो? तो जब भी कोई निर्णय मिलकर लोगे ना तो उसके लिए सब रिस्पॉन्सिबल। तो एक बार फिर से बोल के बताता हूं, डिसीजन टेकन बाय ऑल दी ज्वाइंट ऑडिटर्स, सबने मिलकर लिया है रिगार्डिंग नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय एनी ऑफ दी ज्वाइंट ऑडिटर। मतलब निर्णय साथ में लिया है। क्या निर्णय साथ में लिया कि हम में से कोई भी काम करेगा तो इस तरीके से करेगा। तो हम अपना अपना काम करेंगे जरूर, पर जैसे भी हम कर रहे हैं वो तरीका हमने मिलकर डिसाइड किया था। बोलो यारो। ओके। तीसरा, मैटर विच इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ वन ज्वाइंट ऑडिटर बाय द अदर ज्वाइंट ऑडिटर्स ऑन विच दे ऑल आर एग्रीड। मतलब मान लो हम 3 ऑडिटर अपॉइंट हुए, काम बांट लिया गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई नया मैटर मुझे मिला तो वो मैटर मैंने लिया और मैं बाकी 2 के पास गया, मैंने कहा यार ये देखो यार इस पर तो अपना ध्यान ही नहीं गया, तो नई बात पता चली। तो बोला हाँ यार ये तो तुम सही कह रहे हो, इसका तो कुछ तो करना चाहिए ना। अब समझना, ये नई बात है जो बाद में बीच में आई है और इससे सब एग्री भी कर रहे हैं तो सभी रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। ठीक है, 3 हो गई। चौथा, to evaluate that the financial statement complies with the disclosure requirements of relevant statute। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट होता है, समझ रहे हैं? तो बोले वो जो भी नियम कानून है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर से रिलेटेड वो सब कंप्लाई होना चाहिए। क्योंकि बेटा अगर नोट्स टू अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा दिया जाए ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना बेवकूफी है। समझ रहे हैं आप बात को? नोट्स टू अकाउंट में हर चीज बताई जाती है कि जो भी ऊपर करा है उसके बेसिस क्या थे, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी, कैसे क्या लगाया गया। बिना नोट्स टू अकाउंट के आप किसी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में निर्णय ले रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। तो पता है बेटा उन्होंने इस काम के लिए सबको रिस्पॉन्सिबल क्यों ठहराया?
क्योंकि ये दोनों काम बेटा इंपोर्टेंट बहुत हैं। ये दोनों काम इंपोर्टेंट बहुत हैं। तो उनको लगता है कि यार उन कामों के लिए सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, या तो उस काम का नेचर इस तरीके का है जैसे कि बांट ही नहीं सकते तो क्या करें, सबने डिसीजन लिया था तो अब ये तो ठीक है ना, सभी गलत माने जाएंगे ना। तो वो इंपोर्टेंट बातें नहीं थी। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट इंपोर्टेंट बात नहीं थी, जो काम डिवाइड नहीं करा, इसमें इंपोर्टेंस की बात नहीं है, दिस इज नेचर ऑफ वर्क। अब डिवाइड नहीं हुआ तो क्या करें, सभी को लेना पड़ेगा ना। अब कोई काम का डिसीजन मिलकर लिया था, तो अब मिलकर लिया था तो सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहो। लेकिन जो आखिरी के दो हैं, इन दो में पता है खास बात क्या है, ये इंपोर्टेंस की वजह से सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा है। बोले यार नोट्स जो अकाउंट गलत हो गया यार, अब एक इंसान कह रहा है ये हमने थोड़ी करा था, ये हमारे हिस्से में थोड़ी था, तो बोले ऐसा थोड़ी होगा यार, ये इसके बिना तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सब गलत निर्णय ले जाएंगे। तो बोले ये तो सबको चेक करना है, अकेले कोई चेक नहीं करेगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट। एंड अगेन फाइनली, अच्छा हाँ एक और बात, मैं ये स्टैंडर्ड देख रहा था जो उन्होंने एक्चुअल में दिया है। उन्होंने यहाँ 6 पॉइंट लिखे हैं, यहाँ पर 5 दिख रहे होंगे आपको, उन्होंने 6 पॉइंट लिखे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि उन्होंने 6 कैसे लिखे हैं। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की 2 पॉइंट कर दिए हैं, वो कैसे करे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, है ना। और आज तक जो स्टैंडर्ड होता था उसमें 5 ही लिखे होते थे, तो मैंने 5 ही लिखे हैं। एक पॉइंट जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड और बनाया है, अपन देख लेते हैं, शायद इसी के 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, ऐसा कुछ है ना, चेक करते हैं। आखिरी पॉइंट, टू एंश्योर दैट द ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। मतलब मैं और कृष्णा सर, हम 2 लोग क्या थे, ज्वाइंट ऑडिटर थे। अब कृष्णा सर ने रिपोर्ट बनाई, मान लो हमने काम बांट दिया था, सर आप रिपोर्ट बनाएंगे मैं ऑडिट करूंगा, ऐसे काम बांटा। हमने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट मुझे दिखाई, मैं मनी में मुस्कुरा रहा हूं कि बेटा इसको तो फॉर्मेट भी नहीं आता, ऑडिट तो मैं पढ़ाता हूं, इसने फॉर्मेट गलत बनाया है, बेवकूफ है, और अभी देखना इसको जेल होने वाली है, क्योंकि इसको जो सोचो यार पूरा ऑडिट करा, 2, 5, 10 लाख रुपए फीस लिया, इसको रिपोर्ट का फॉर्मेट ही आया है, ये फॉर्मेट गलत बनाया है, लेकिन मैं मनी में मुस्कुरा रहा हूं, कुछ बोल नहीं रहा हूं, मेरा काम थोड़ी था यार। सोचो बेटा, आपको शेयर होल्डर्स ने ऑडिटर बनाया कि आप उसे रिपोर्ट बना कर दें, रिपोर्ट ही गलत बना दी, आधी रिपोर्ट गलत है, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे हिस्से में नहीं था, चलेगा क्या। अरे मेन काम है यार, जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, जो फीस दी गई है, साल भर पहले आपको अपॉइंट किया गया, दुनिया भर की औपचारिकता, सब कुछ किया गया क्योंकि रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, वही गलत है, तुम कुछ बोल नहीं रहे, चलेगा क्या। तो बोले ऑडिट रिपोर्ट रेलिवेंट स्टैट्यूट के हिसाब से सही होना चाहिए, मतलब ऐसे 700 फॉलो होना चाहिए, है ना, ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग 700 फॉलो होना चाहिए, 143 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड कुछ है तो वो आना चाहिए, 143 सबसेक्शन 3 के 12 पॉइंट है तो वो आना चाहिए, कारो है तो वो लगना चाहिए, जो अब 2020 हो गया है। अब बताइए, जो भी रिपोर्ट से रिलेटेड है वो सब कुछ होना चाहिए, नहीं हुआ तो सब रिस्पॉन्सिबल मान जाएंगे। ये बहुत इंपोर्टेंट काम है, इसको बांटो मत, बांट भी दोगे तो भी हम सबको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। बोलो, बिना देखे कोई बोलेगा, काम जो डिवाइड नहीं करा, डिसीजन जो मिलकर लिए, कोई मैटर जो बाद में किसी ने बताया और सब एग्री कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे नियम कानून के हिसाब से सही है, और फाइनली ऑडिट रिपोर्ट नियम कानून के हिसाब से बनाएगी। बोलो यारो, लिख पाओगे। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न यही है 299 से। और अगर सारे स्टैंडर्ड में मिलाकर अगर कोई सबसे हाईएस्ट इंपोर्टेंट लेवल का स्टैंडर्ड होगा बेटा आईपीएससी वालों को, इंटर वालों के तो पेपर अभी ज्यादा हुए ही नहीं, तो वो यही है। ये हो गया या 315 हो गया या एक आध और मान लो, लिख लीजिए।
तो आप ये 3 लिख लीजिए, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले 2 पार्ट उन्होंने कर दिए वो मैं बता रहा हूं। हो गए ये तीनों? टर्न करूं पेज। मैटर विच इज ब्रॉट बाय वन जॉइंट ऑडिटर टू द नोटिस ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर। हो गया? अब सुनो बेटा, 4th पॉइंट मत लिखना अभी, अब 3rd पूरा कर लीजिए। 4 मैं बता रहा हूं क्या लिखना है। उन्होंने इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसके 2 पॉइंट उन्होंने कर दिए हैं। मैं दोनों पॉइंट आपको बोलूंगा, आपको लिखना है, ठीक है? 3 पूरा कर लो, 4 मैं बोल रहा हूं। तो अभी तक 5 होते थे, अब कितने हुए हैं? 6 हो गए। 4th पॉइंट को उन्होंने 2 पार्ट में कर दिया और थोड़ा स्कोप बढ़ा दिया। बोलूं? चलो सुनना, लिखना। एग्जामिनिंग दैट 4th पॉइंट लिख रहा हूं मैं। ये वाला 4th नहीं लिखना है ना, जो मैं बोल रहा हूं वो 4 लिखना है। 3 तो लिख लिए ना सभी ने, 4 मैं बोल रहा हूं। कुछ लोग अभी भी वही देख रहे हैं। यहां देखो, मैं बोल रहा हूं, है ना? एग्जामिनिंग दैट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केवल FS लिखा करो, है ना? एग्जामिनिंग दैट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट comply with the requirements of the relevant statute। मतलब ये हुआ बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नियम कानून के हिसाब से बनाए गए या नहीं बनाए गए। तो देखना, यहां से उन्होंने कौन सा शब्द हटा दिया है? यही लिखा है, देखो आप, टू एग्जामिन या टू इवेल्युएट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ। तो कोई बता सकता है क्या चेंज हुआ है? कोई बताना चाहेगा क्या क्या आपको अलग दिख रहा है इसमें? तो इसको बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? अभी तक आप केवल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोल रहे थे, अब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हो। बताइए, अभी तक आप केवल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर चर्चा कर रहे थे, अब क्या बोल रहे हो? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टेटमेंट। मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नियम कानून के हिसाब से होना चाहिए, जैसे कि AS के हिसाब से बनाए गए कि नहीं बनाए गए। ठीक है? अब 5th पॉइंट भी ये मत लिखना, मतलब ये 6th लिखेंगे। जो 5th में लिखा है ये कौन सा हो गया है? 6th। एक और बीच में पॉइंट है, वो भी बोल रहा हूं। बोलूं? तो मैं बोल रहा हूं बेटा 5th वाला पॉइंट। बोलूं? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। शुरू ही कहां से हुआ है? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देख रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRA। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRF। बस, फुल स्टॉप, इतना ही है। कम से कम यही लिख देते कि फॉर एग्जामिनिंग दैट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर इज एज पर द एप्लीकेबल FRF, है ना? पर ठीक है, माफ किया। चलो सुनना, क्या मतलब हुआ बेटा इसका?
क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है। तो अगर आप कंपनी हो तो आपका जो प्रेजेंटेशन होना था या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने थे वो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनने थे, उसी के हिसाब से प्रेजेंट करना था, तो वो बात आ जाएगी यहां पर। हालांकि आप खुद ही सोचो बेटा, ये पहली बात में हो तो गया कवर, क्यों जबरदस्ती दूसरा पॉइंट बनाया? आपने बोल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे कैसे बनने चाहिए वो भी आ गई बात, और कैसे प्रेजेंट करना चाहिए वो भी आ गई बात। उन्होंने जबरदस्ती दोनों को अलग अलग कर दिया, जबकि आप आराम से देखो ना तो दोनों को कंक्लूजन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नियम कानून के हिसाब से है कि नहीं है। क्या क्या, जैसे कि एएस के हिसाब से बनानी थी तो बनाए कि नहीं बनाए, प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 के हिसाब से करा कि नहीं करा, और क्या। पर ठीक है अभी, और आखिरी पॉइंट तो बेटा सही लिखा है, जो था तो वही है। क्या? अरे वो ऑडिट रिपोर्ट का है या 6 पॉइंट, दोनों बातें पूरी तरह से लगे। चलो कोई 6 पॉइंट बोलकर बताएगा शॉर्ट में। पहली बात, जो काम डिवाइड नहीं करा उसके सब रिस्पॉन्सिबल, जो काम डिवाइड नहीं करा, जो डिसीजन मिलकर लिए थे। तीसरा, कोई मैटर जो एक ने सबको बताया सब अग्री कर रहे हैं। चौथी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट, और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। एंड फाइनली, ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलिवेंट स्टैट्यूट। बताइए, बढ़े आगे। अगली हेडिंग है बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है? मैं एक बार रीड कर रहा हूं, उसके बाद ही आप लिखेंगे, बिना रीड करे बताओ आप। मान लो 2 लोग ज्वाइंट ऑडिटर बने, मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहा था। काम करते करते मुझे कुछ ऐसा मिला, मुझे लगता है वो सामने वाले के लिए रेलिवेंट है। मतलब सामने वाला सेल्स चेक कर रहा था और मैं परचेज चेक कर रहा था। परचेज चेक करते समय मुझे सेल का बिल मिला, मुझे क्या करना चाहिए? सामने वाले को बता देना चाहिए कि यार वो तुम्हारे काम का कुछ मिला है, बता देना चाहिए। कब बताना चाहिए? तुरंत बताना चाहिए। नॉर्मली तुरंत मतलब कब? देरी कितनी कर सकता हूं? रिपोर्ट बनने के पहले, रिपोर्ट बनने के बाद हो करोगे कि नहीं बताया था तो आप कोई मतलब निकलेगा क्या? उसको सही समय बताओ ना। नहीं बताया तो क्या हुआ? तुम रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे उसके लिए। सबसे बड़ी बात, अगर तुमने उसको रिपोर्ट बनाने के पहले नहीं बताया और ये प्रूफ हो गया कि तुम्हें पता था, तुमने जानबूझ के नहीं बताया, गलत तुम माने जाओगे। पढ़ के देखो क्या लिखा है। इफ सम जॉइंट ऑडिटर्स कम्स टू नो अ मैटर विच इज रेलिवेंट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर, तो क्या लिखा है? ही शुड कम्युनिकेट द मैटर इमीडिएटली इन राइटिंग। ठीक है, कब तक? डेट ऑफ सच कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आप लिख लीजिए, बड़ी आसान बात है ये तो। हो गया? So if some joint auditors comes to
क्या? अरे ठीक है यार, कमाल करते हो अभिषेक। इतनी अंग्रेजी तो हमने अंग्रेजी में नहीं लिखी यार। चलता है चलता है। तो अच्छा सुनो, एक और मैटर सामने आया है। मैटर हो गया यहां पर, देखो ये कह रहा है भाई ऑडिट रिपोर्ट बन गई, चली गई रिपोर्ट, जमा कर दी है ना। अब कोई नया मैटर सामने आया है और वो सिग्निफिकेंट है। लो अब जैसे कि एग्जांपल और दे दो। अब आग लगाई है तो फिर ठीक है, कोई जान दो। भाई का कहना है रिपोर्ट बन गई है, रिपोर्ट जमा कर दी, अपन ने दे दी, उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट मैटर हो गया है, आग लगा दें। ऐसे 560 लग जाएगा बेटा। सब्सिक्वेंट इवेंट AS4 पढ़ा होगा, फिर कैसे डील करना है, क्या करना है, वो सब बातें होंगी, है ना। चलो, रिव्यू ऑफ वर्क बाय अदर जॉइंट ऑडिटर। तो मान लीजिए मैं और कृष्णा सर जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हुए, क्या मुझे उनके काम को चेक करने की जरूरत है या वो मेरे काम को चेक करेंगे? बताओ क्यों ना करें? क्योंकि हम दोनों ही क्या हैं, CA हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के काम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, यही बात उन्होंने कही है। इसका मतलब मुझे अधिकार है ये मानने का कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे और उन्हें ये अधिकार है कि मैं अपना काम नियम कानून के हिसाब से जैसे होना चाहिए वैसे करने के काबिल हूं, है ना। एक बार रीड करके देख लेते हैं। बच्चे तो पागल की तरह लिखना स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। कंट्रोल करो बेटा थोड़ा। ईच ज्वाइंट ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू, मतलब अधिकार है क्या, टू एज्यूम दैट अदर ज्वाइंट ऑडिटर हैव कैरीड आउट देयर पार्ट ऑफ ऑडिट वर्क एंड दैट टू एज पर। हाँ मतलब देखो हर ज्वाइंट ऑडिटर को यह अधिकार है कि सामने वाले ने अपना काम किया होगा, और वो भी कैसे किया होगा, एज पर स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग। फिर से पढ़ देते हैं। ईच ज्वाइंट ऑडिटर is entitled to assume that other joint auditor have carried out their part of audit work, मतलब उसने अपना पार्ट किया होगा, and that too as per standards on auditing। दूसरा क्या लिखा है, it is not necessary to review the, वही बात है, लिख लो आप इसका, है ना। मतलब मुझे सामने वाले के काम को रिव्यू करने का जरूरत नहीं है ना, उसने अपना काम किया होगा। एक और हुआ सर, हाँ एक और है। कल मैंने ऐसा सोचा है कि 2 घंटे केवल इंटर वालों की क्लास लगाएं, जिसमें मैं चैप्टर्स वाला कंटेंट पढ़ाऊं, और 2 घंटे आईपीसी वालों जिनको चैप्टर्स वाला पढ़ाऊं। मतलब इसके अलावा पूरा, ठीक है। क्योंकि अगर आईपीसीसी वालों को अपन पढ़ा रहे हैं अलग से संडे को, तो इंटर वालों को भी तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, उनके भी तो चैप्टर्स हैं ही ना। तो 2-2 घंटे अपन दोनों को पढ़ा देते हैं कल, है ना। क्या वो टेस्ट कब बोलेगा? कल तो नहीं होगा, परसों होगा। कल केवल पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्या? हाँ मंडे को ले लेंगे। तो कल तो चैप्टर्स पढ़ेंगे। स्पीड बढ़ानी है बेटा, आज शायद 1 तारीख है। अच्छा 29 फरवरी, हो क्या बात है, बहुत शानदार। तो 31 दिन एग्जैक्ट बचे हैं बेटा, और मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं 1 तारीख नहीं आने दूंगा। तो अब अपन को चाहे जो करना पड़े, अपन को अभी से स्पीड और टाइम दोनों थोड़ा सा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इनफैक्ट टारगेट बनाकर अपन को काम करना पड़ेगा।
क्योंकि अगर 31 तक जैसा मैंने आपको पढ़ाया है वैसे ही पूरा करवा देता हूं तो मुझे पूरा भरोसा कि 1 महीने में आप संभाल लोगे। इतना तो कर लोगे 50 नंबर आ जाए, है ना। तो 9 से 11, 11 से 1 ऐसा कुछ सेटिंग अपन जमा सकते हैं। ठीक है, एक जन 9 से 11 और एक 11 से 1, ये लिख लिया। और ये केवल मैं ही डिसाइड करूंगा, क्योंकि आपकी सुनूंगा तो कुछ ना कुछ लोग तो बुरा मान ही जाएंगे। हाँ, मैं बता दे रहा हूं, ये हो गया। ये इतना और लिख लो। ईच ज्वाइंट ऑडिटर is entitled to assume that other joint auditors shall communicate any departure from applicable FRA plus any significant observation। मतलब यदि काम करते समय मुझे कुछ गलत सलत मिलता है या कुछ सिग्निफिकेंट मिलता है तो मैं सामने वाले को जरूर बताऊंगा। वैसे भी बेटा दोनों का ऑब्जेक्टिव तो सेम ही है ना। अगर दोनों आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे प्रॉपर तो कभी भी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो नहीं पाया जा सकता, है ना। तो आपको अधिकार है कि सामने वाले ने काम अच्छे से किया होगा, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है सामने वाले का काम। लेकिन हाँ, आपको यह भी अधिकार है कि अगर कुछ उल्टा उल्टा मिलेगा तो सामने वाला हमें जरूर बताएगा, है ना। जैसे कि उल्टा उल्टा मतलब सामने वाले को फ्रॉड मिला है, सामने वाले को फ्रॉड मिला है तो मुझे पता है कि अगर मिलेगा तो वो जरूर मुझे बताएगा, क्योंकि अगर एक जगह फ्रॉड हुआ है तो अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट पर सवाल उठेगा। समझ रहे हो आप। तो मतलब फ्रॉड कहीं भी हो सकता है, यहां पर कुछ गड़बड़ एक जगह है मतलब कई जगह हो सकती है ना। तो मुझे अधिकार है ये एज्यूम करने का कि अगर आपको कुछ अलग नजर आएगा, कहीं डिपार्चर मतलब नियम कानून को फॉलो नहीं किया है या कुछ सिग्निफिकेंट मिलेगा तो आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है।